A very warm welcome to Only IAS. In our PSIR Daily Answer Writing Initiative, today we have reached day 51. Let us see what are the topics that we have to deal with today. Here we go. The topic is India's contribution to the non-alignment movement, different phases and the current role. ठीक है, so it is a very important question और it keeps reoccurring in different forms एग्जाम्स में, स्टेट सर्विसेज में भी, सिविल सर्विसेज में. So it is a important question. India's contribution to the non-alignment movement. बिफोर वी बिगिन कुछ आप लोगों के डाउट्स थे. तो एक था ये कि क्या डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं आईआर के आंसर्स में. बिल्कुल बना सकते हैं, पर ये देखिए कि ओवरडू ना हो उन चीजों का. और पीएसआईआर में ना डायग्राम से ज्यादा वैल्यू आपकी राइटिंग क्रिएटिविटी की होती है कि आप आइडियाज को किस तरीके से एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं. हालांकि डायग्राम्स बनाना इज अ गुड आइडिया. तो इंडिया चाइना पे सवाल है तो आप बना सकते हैं, ऊपर चाइना इंडिया का मैप बना सकते हैं. ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान का है, इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का है, सार्क का है, साउथ एशिया का है, आसियान का है. तो इन सभी क्वेश्चंस में मैप बन सकते हैं. उनका साइज छोटा रखें. और जो अपनी मैप बनाना ऑब्वियसली एक मतलब अच्छी चीज है, आप वो कर सकते हैं यूज उसको, पर उसका साइज छोटा रखें और जो अपनी मेन आर्गुमेंट है उस पर ज्यादा फोकस रखें. ठीक. देन देयर वाज द क्वेश्चन कि हिंदी मीडियम में अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो क्या इंग्लिश के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं. देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है. बाकी मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं याद आ रहा है तो आपको उसको हिंदी में ही लिखें, पर इंग्लिश वर्ड हो वो तो आई थिंक ये कर सकते हैं. बट मुझे इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, मैंने इंग्लिश मीडियम ही फॉलो किया है. ठीक. एंड तो ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो इसमें एक ये था कि आप स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा लाएं, करंट ज्यादा लाएं. आप देखिए जो आईआर है ना, ये करंट पे बेस्ड है. अगर आपसे कोई स्टैटिक सवाल भी पूछा जाएगा इसमें तो वो हमेशा करंट से लिंक करके ही आपको उसका आंसर देना है. जो पेपर 2 है, स्पेशली 2B है और 2A का भी काफी सारा पार्ट, इट इज मोर अबाउट करंट. ठीक है, तो कितना ही स्टैटिक क्वेश्चन हो उसको भी आपने करंट की तरफ आपको उसका रुख देना ही है. तो जो ये मॉड्यूल पहले से बन चुका था, ये सब पहले से डिसाइड हो चुका है कि किस दिन किस कौन से क्वेश्चंस हमें डील करने हैं. तो अभी उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस कर नहीं पाएंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों से. ये है, डू यू थिंक दैट नैम. अब आप एक चीज समझे कि नैम के बारे में दो जगह सिलेबस में मेंशन है. ठीक है, तो जब पहली जगह मेंशन था उस टाइम भी हमने नैम के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ पर फिर से नैम का जिक्र है इस पोर्शन ऑफ सिलेबस में भी. तो अब हम फिर से नैम को देखेंगे, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले. तो अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज वापस से जाके उस वीडियो पर देखें, आप नैम को फिर से वहां से अंडरस्टैंड कर लें. और आज हम थोड़ा सा जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे. डू यू थिंक दैट नाम शुड बी अबोलिश्ड. क्या इसे अबोलिश कर देना चाहिए. रादर अ न्यू फेज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड शुड बी ब्रॉट इन द एरेना ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. एग्जामिन एंड एनालाइज इंडियाज रिसेंट रिस्पॉन्स टू टेक पार्ट इन NAM मीटिंग by PM मोदी, showing a sign of increasing relevance of NAM for India. देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से लिया गया है, सिलेबस से लिया गया है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, डिफरेंट फेजेस. एक ऐसा फेज जब वो बहुत रेलिवेंट था, और अब ये डिबेटेड है कि जो अभी प्रेजेंट फेज है ज्यादा रेलिवेंट नहीं है नैम इस फेज में. ठीक है, तो उसका करंट रोल क्या है और इंडिया उसको कैसे क्या रोल है इंडिया का, इंडिया कैसे डील कर रहा है नैम के साथ. ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का मेन एसेंस. कीवर्ड यहाँ पर क्या है, नैम है, नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है इसे अबोलिश कर देना चाहिए. तो जब भी ये पूछा जाए कि क्या आपको लगता है इस चीज को अबोलिश कर दें, इस चीज को खत्म कर दें, तो ये बताएं कि वो चीज क्या है और वो चीज क्यों बनी थी और किस कंटेक्स्ट में बनी थी, और जब बनी थी तब उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या आज वो मीट हो रहे हैं. दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं उसमें. कोई कहता है हाँ और उसके रेलिवेंस मीट हो गया है, उसके ऑब्जेक्टिव मीट हो गए हैं, दूसरा स्कूल कहता है नहीं हुए हैं. तो वो डिबेट दिखाएं. राइट, एंड फिर एंड में आप हमेशा रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है. लेट अस बिगिन. तो जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पर है नैम के बारे में. तो आप नैम की बताएंगे कि कब बना था. देखिए, वो ऐसा दौर था जब कॉलोनियलिज्म अपने डिक्लाइन पे था.
ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म डिक्लाइन हो रहा था, इंडिपेंडेंट कंट्रीज इमर्ज हो रही थी, और उससे बड़ी चीज कि इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही थी। कहाँ पर? एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में। एंड वेस्ट वाज द कॉलोनाइजर। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी दे वर द कॉलोनाइजर्स, और इनसे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही थी इन डेवलपिंग नेशंस, जिनको आज हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं। प्लस ये वो भी दौर था जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, कोल्ड वॉर था, यूएस था और यूएसएसआर था। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को हम। ठीक है, फिर एक पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आता है, तो वो अब उस एरा में बोला जा रहा है, देखो नैम क्यों बना था? नैम एक थर्ड पोल की तरह बना। दुनिया में जब दो पोल्स थे, यूएस और यूएसएसआर, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, तो ये इस टाइम नैम उभरा एंड इट सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विद any of these, we are not going to be a part of these poles, right? So we will go for our economic growth, we'll go for development, we go for peace। हम वॉर के फेवर में नहीं है, हम कॉलोनियलिज्म के फेवर में नहीं है, हम एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट हैं, हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं। These were the ideas that NAM propagated. Also, it did not mean कि हम वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। जहां पर जरूरत होगी पीस, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो विल गो फॉर दैट। और बट वी विल नॉट अलाइन आवरसेल्व्स टू एनी ऑफ द पोल्स, राइट? नाउ फिर आता है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब ये कह रहे हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब यूनिपोलर होगी दुनिया, जो दो पोल्स बने हुए थे उनमें से एक पोल खत्म, अब यूएस ही बचा था एक पोल। तो ऐसे में नैम की क्या रेलेवेंस रहेगी? नैम तो एज अ थर्ड पोल उभरा था ना, कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विद दिस और दिस, वन और टू। इसकी एग्जिस्टेंस ही इन दोनों चीजों पे डिपेंडेंट थी, इनकी एग्जिस्टेंस पे। अब इन्हीं में से एक चीज गायब होगी तो नैम की क्या रेलेवेंस रहेगी? ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ स्कॉलर्स का व्यू है, और वो ये कहते हैं कि नैम को अब अबोलिश कर देना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप हल्का सा ये रेफरेंस देंगे कि कहाँ से नैम कैसे बना, क्या कंडीशंस थी जिस टाइम नैम बना, कॉलोनियलिज्म डिक्लाइन कर रहा था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स थी, कोल्ड वॉर एरा था, फिर पोस्ट कोल्ड वॉर आया, और अब नैम की रेलेवेंस पे क्वेश्चन उठने लगे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसको अबोलिश कर दो। उसकी रेलेवेंस पे क्वेश्चन मार्क है, ये आप अपने आंसर की बॉडी में अच्छे से बताएंगे कैसे। हर्षवी पंत है, इंडिया के पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं कि नैम हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, इट इज नो मोर रेलेवेंट, इट इज स्लोली डाइंग एंड नो वन इज सेंडिंग फ्लावर्स। इसका ये मतलब है कि वो अपनी मौत मर रहा है। ठीक है, इट इज डिक्लाइनिंग, इट इज डाइंग, बट कोई तैयार नहीं है उसको ये डिक्लेयर करने के लिए कि इट इज डेड। नो वन इज सेंडिंग फ्लावर्स, नो वन इज एक्नोलॉजिंग कि NAM is dead and NAM has no relevance, but it is losing relevance। ये है हर्षवी पंत जी का आइडिया। फिर वो क्यों कहते हैं कि उसके रेलेवेंस पे क्यों क्वेश्चन है, क्यों नैम अब रेलेवेंट नहीं है? एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वी आर लिविंग नो मोर इन अ बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, अब दो धड़े नहीं है, तो इसका जो मेन राइज था वो इसीलिए था ना कि बाइपोलर वर्ल्ड है एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विद एनी ऑफ द पोल्स, वी आर अ थर्ड पोल, है ना? तो वो चीज अभी रेलेवेंट नहीं है। फिर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर आ चुका है, जिसे फरीद जकारिया किन टर्म्स में डिफाइन करते हैं? डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ वेस्ट। इस तरीके से देखो, हम अपनी बातें कह रहे हैं, हम अपने आइडियाज बोल रहे हैं, पर यहाँ पर हमें लगा कि ये मल्टीपोलर वाला आइडिया किसी की स्टेटमेंट, किसी स्कॉलर की स्टेटमेंट से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। तो हम यहाँ ले आए फरीद जकारिया जी की स्टेटमेंट, जहां वो कहते हैं डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ रेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने व्यूज बताने हैं, अपने आइडियाज बताने हैं, और उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए स्कॉलर के व्यूज ला सकते हैं, राइट? नाउ देन देर इज अनदर व्यू विच सेज कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया कभी नॉन अलाइंड था ही नहीं। जब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी पार्ट थे, तब भी यूएसएसआर के साथ हमने कोल्ड वॉर के टाइम में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी। ठीक है, तो कह रहे कि ये बस नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंडिया हैज नेवर बीन नॉन अलाइंड। और आज के टाइम में यूएसए के साथ इतनी तगड़ी हमारी बॉन्डिंग हो रही है, तो कहाँ नॉन अलाइंड मूवमेंट सिग्निफिकेंट रह गया? आप तो कह रहे थे आप इन पोल्स के साथ अलाइन नहीं करेंगे, आपने कोल्ड वॉर के टाइम भी यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी, और आज भी आप यूएस के साथ बहुत ही हाई लेवल पर इंगेज कर रहे हैं। तो इट इज नॉट रियली नॉन अलाइंड, वो इस आइडिया को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ स्कॉलर्स। Then they are saying that it is unable to address global powers। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, नॉन अलाइन मूवमेंट में कौन है? ज्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड है। ठीक है, जिसे हम ग्लोबल साउथ भी कह देते हैं। तो
कह रहे हैं कि ये कहाँ एड्रेस कर पाएंगे ग्लोबल प्रॉब्लम्स को, क्लाइमेट चेंज को भी नहीं एड्रेस कर पाए, ह्यूमन राइट वोलेशंस को भी नहीं नाम एड्रेस कर पाता है। हम कहाँ सुनते हैं न्यूज में कि नाम हैज गिवन अ स्टेटमेंट अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वोलेशन और फॉर क्लाइमेट चेंज। एकदम ही मतलब बैक सीट पे है चीजें। फिर कहते हैं कि अब नाम की जगह जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, जो ग्लोबल साउथ था, उसने और ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं, ब्रिक्स बना लिया है, एससीओ बना लिया है, G20 में मेंबर्स हैं, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के। तो ये जो ऑल्टरनेटिव्स राइज हुए हैं, इससे भी नाम की जो रेपुटेशन थी, नाम की जो रेलेवेंस थी, वो कम हुई है। फिर ये क्या कहा जा रहा है कि नाम इज टू लार्ज, इतनी ज्यादा कंट्रीज हैं उसके मेंबर, तो बहुत मुश्किल होता है कि एक कॉमन वर्ल्ड व्यू डेवलप किया जाए। अफ्रीका के कंट्रीज के अलग कंसर्न है, एशियन कंट्रीज के अलग कंसर्न है, एशिया में भी जो अलग अलग देश हैं उनके अलग अलग कंसर्न है, राइट। तो कॉमन वर्ल्ड व्यू बना पाना एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है कि इतनी सारी कंट्रीज मिलके एक ही व्यू बोले। तो तब भी कहते हैं कि कोई रेलेवेंस है नहीं है उसकी। फिर कहते हैं एजेंडा डिप्राइवेशन है, नाम इज नॉट हैविंग सम ब्रॉडर एजेंडा, कि काम किस चीज पर करना है, राइट। सी राजा मोहन जी हैं, वो अनदर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट स्कॉलर फ्रॉम इंडिया। ही सेज नाम इज इन अ स्टेट ऑफ कोमा, ठीक है, which means it is passing through crisis of identity and relevance. And further he says that there is no concrete achievement of NAM. कुछ ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि ये NAM ने किया है, concrete achievements नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, उसने उस टाइम जब कोल्ड वॉर का टाइम था, वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पैक्ट किया, वोलेंस का यूज, वेपन्स के यूज, इन सबको एज अ टैबू डिक्लेयर किया, ठीक है। नैम के ही एफर्ट्स की वजह से ये जो डिसआर्मामेंट है इसकी मुहिम चलने लगी, एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ये सेज कि ठीक है ये सब, बट कोई कंक्रीट अचीवमेंट तो नहीं है नैम की, एंड इट इज एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक कि इतनी सारी कंट्रीज मिलके कॉमन एजेंडा पे काम करें, ठीक है। सो दिस इज वन व्यू, एंड द अदर व्यू इज से कि नैम टाइमलेस ऑर्गेनाइजेशन है, नाम कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसकी जो रेलेवेंस है वो खत्म नहीं होने वाली। दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई बात आपसे पूछी जाती है, हमेशा देखें कि उसके अलग अलग क्या व्यूज हो सकते हैं, क्या कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं। तो ये जो दूसरा व्यू है, ये बोल रहा है कि नैम एक टाइमलेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड टेकिंग दिस आइडिया फर्दर, टीपी श्रीनिवासन जी हैं, ही सेज कि नैम 2.0 लॉन्च करना चाहिए। नैम 2.0 का टाइम है, ठीक है, तो इसमें अपग्रेड करो, रिफॉर्म्स लेकर आओ। जो न्यूली इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, एआई में जो चैलेंजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन में, ये जो चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, इन सबको एम्बिट में लेके आओ। नैम की जब डिस्कशंस हो, नैम की जब मीटिंग्स हो, तो इन चीजों पे आप बात करिए, ताकि नैम में रिफॉर्म्स आए और वो जो बदल रही सिचुएशन है उसके साथ डील करे। और फिर ये भी कहा जाता है, ये स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोल रहा है कि क्यों कह रहे हो कि बाइपोलैरिटी खत्म हो गई है। आपने कहा कि जब बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएस यूएसएसआर, तब नैम रेलेवेंट था, ठीक है, तब नैम की रेलेवेंस थी, तब नैम मैटर करता था। तो अब भी कहाँ बाइपोलैरिटी खत्म हुई है, ये कह रहे हैं ठीक है, एक ब्रीफ मोमेंट आया जहाँ यूएस की हेजेमनी थी, पर अभी तो हमें यूएसएसआर नहीं तो चाइना राइज तो हो रहा है, बाइपोलर वर्ल्ड तो नजर आ रहा है। अब ये अगेन एक कंटेस्टेड आइडिया, हमने पहले वाली वीडियोस में बात करी है कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कोई कह रहा है कि ये न्यू कोल्ड वॉर इमर्ज हो रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो दिस स्कूल ऑफ थॉट्स इज कि न्यू कोल्ड वॉर इमर्ज हो रहा है, न्यू बाइपोलैरिटीज इमर्ज हो रही हैं। तो नैम की आज भी रेलेवेंस है, ये टाइमलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रेलेवेंस हमेशा रहेगी जब जब आपने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना है, डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है। इन द सेम डायरेक्शन वर्चुअल समिट हुई थी नैम की, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया कोविड-19 के टाइम में, एंड ही रिमार्क्ड कि नैम इज वर्ल्ड्स मोरल वॉइस, ठीक है। तो मोरल वॉइस जो है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कभी दफन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो क्या जरूरत है, कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि नैम रिमेन्स रेलिवेंट, एंड इट व्हाट वी नीड इज, जो इसके मेन आइडल्स थे, प्राइमरी गोल क्या थे जब हमने नैम बनाया था, कि हम वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करेंगे, हम डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में डेमोक्रेटाइजेशन लेकर आएंगे, जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसकी भी से होगी, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव अभी कहाँ कंप्लीट हुए हैं,
अभी तो ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, वर्ल्ड में एकदम पीस भी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं पूरा अचीव हुआ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की भी जरूरत है, डेमोक्रेटाइजेशन की भी जरूरत है, रिफॉर्म्स जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, आईएमएफ है, इन सब में रिफॉर्म्स की हम डिमांड कर रहे हैं, तो डेमोक्रेटाइजेशन की भी अभी जरूरत है। हेंस these goals remain unfulfilled yet, जो NAM का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे they remain unfulfilled and hence it remains relevant, राइट। तो इस तरीके से हमने इस आंसर के साथ डील किया। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। इट इज, ये भी कुछ ना कुछ उन्हीं टर्म्स पे है, क्योंकि टॉपिक छोटा है तो हम नैम को ही डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों सवाल पढ़ने के बाद आपको आपका जो ये टॉपिक है ये होलसम कवर हो जाना चाहिए। वेस्ट सेज that non-aligned movement has outlived its political usefulness in the post-Cold War era. Do you agree? What changes are needed to revitalize the movement and make it stronger political force at the United Nations? Basically बात ये है कि जो वेस्ट है वो बोल रहा है कि नाम इज नो मोर रेलिवेंट। जब ये रेलिवेंट था ना तब भी वेस्ट ने कोई बहुत सपोर्टिव स्टेटमेंट्स नहीं दी थी नाम के लिए, क्यों देगा वो, ठीक है। जब उसको तो चाहिए था हम उसे सपोर्ट करते, यूएस चाहता था हम उसको डायरेक्टली सपोर्ट करते, यूएसएसआर चाहता था हम सपोर्ट करते, बट NAM was against any joining any alignment or being in favor of these poles, ठीक है। तो नैम को लेकर वेस्ट की राय कभी भी बहुत सुंदर नहीं रही है, हमेशा उन्होंने इसको क्वेश्चन किया है, कोल्ड वॉर के टाइम भी क्वेश्चन किया था, कैसे क्वेश्चन किया था वो अभी हम आगे देखेंगे। और अब भी नैम वेस्ट इज सेइंग कि इसका तो जो यूजफुलनेस था खत्म है। तो व्हाट डू यू से, डू यू एग्री विद दिस? एंड लेट्स सी, तो फिर वो बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, रिवाइटलाइज कैसे करें। अब देखें, तो क्योंकि ये आप हमेशा ना एक ब्रॉडर व्यू लेकर ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो नाम के बारे में बताएं कि बेंटेंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, फिर 61 में बेलग्रेड में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू जी थे, घाना से नकुरमा, ठीक है, इंडोनेशिया से सुकर्णो, इजिप्ट से नासिर। तो दीज वर द पीपल जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने नाम ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो एक आपने इसको इंट्रोडक्शन दे दी, अब जो पहले पिछले वाले सवाल में इंट्रोडक्शन दी थी एग्जैक्टली वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस तो आई ट्राइड बिल्डिंग समथिंग न्यू और लेट्स से अ डिफरेंट इंट्रोडक्शन। और आप भी ऐसा करें, अगर क्वेश्चन पेपर में एक ही टॉपिक से दो सवाल आ जाते हैं, ठीक है, तो या आप ऐसा कर रहे हैं कि अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑप्शनल होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस, तो वहां से आप वही दो टॉपिक्स एक जैसे चूज कर लिए हैं आपने अपनी आंसर कॉपी में, तो कोशिश करें कि उनका इंट्रोडक्शन अलग हो पाए, उनका कंक्लूजन अलग हो पाए। ऐसा ना हो कि ऐसा दिख रहा हो बस इसको इस टॉपिक पे यही इंट्रो आती है, यही बोलना आता है, तो यही दोनों आंसर्स में लिखना है, नहीं, कुछ ना आते हुए भी कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव बनाए, और अगर सेम टॉपिक है तो उसके इंट्रोडक्शन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो जो नैम है, बॉडी में हम ये लिखेंगे कि नैम एज अ ग्रुपिंग हैज गोट इमेंस अप्लोज, खूब तारीफें मिली, एज वेल एज रूथलेस क्रिटिसिज्म, दोनों चीजें हुई हैं नैम के साथ। उसकी जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है आज के टाइम में वो डिबेटेड है। वेस्ट ने हमेशा नैम को नेगेट किया है, हमेशा, कोल्ड वॉर के टाइम भी। आज ये बोल रहे हैं कि अब तो कोल्ड वॉर है नहीं, अब तो बाइपोलैरिटी है नहीं है, तो नैम को खत्म करो, अबोलिश करो। पर जब कोल्ड वॉर था, बाइपोलैरिटी थी, आपने तब भी कोई ये नहीं बोला था कि नैम बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। उस टाइम यूएस ने तो बोल दिया था कि इट इज इमोरल, राइट, यूएस सेड इट इज अ इमोरल ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया के, यूएसएसआर के स्टेलिन थे, वो कह रहे थे कि दोज हु आर नॉट विद अस आर अगेंस्ट अस, हम तो ये मानेंगे, अगर आप डायरेक्टली हमारी सपोर्ट में नहीं हो तो हम तो ये मानेंगे कि आप तो हमारे अगेंस्ट हो, ठीक है। नाम वाली कंट्रीज क्या बोल रही थी कि हम नहीं डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, हम नहीं किसी पोल में एंटर कर रहे हैं, हम इस बाइपोलर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टालिन ने कहा था अच्छा अगर तुम हमारे साथ नहीं हो ना तो हम ये मानेंगे तुम हमारे अगेंस्ट हो। नाउ इट इज अ बोल्ड स्टेटमेंट, राइट। सो दिस इज हाउ द वेस्ट रिमार्क्ड ऑन नैम इन दोज टाइम्स। और आज ये कह रहा है कि कोई न्यू प्लान ऑफ एक्शन है नहीं है, आप जो नई थ्रेट्स हैं उनको डील कर नहीं पा रहे हो, देर इज लैक ऑफ एजेंडा एंड देर इज नो बाइपोलैरिटी एंड यू हैव बिकम completely irrelevant. This is what the West says about NAM.
नाउ वी हैव टू एग्जामिन हाउ फार दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए ये एलिगेशंस की कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, एजेंडा नहीं है, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ठीक है। नैम की जो मीटिंग्स हैं वहां पर हमें कोई बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता हुआ नहीं नजर आ रहा है नैम। However, nevertheless, NAM remains relevant. It is still relevant. You cannot declare it as a relic of Cold War कि बस ये तो Cold War time में आया और बस इसकी relevance वहीं खत्म है. New Cold War is also emerging. ये बात भी तो हम लिखेंगे कि there is a scholarly view which believes that new bipolarity is emerging, new Cold War is emerging in the form of US versus China. ठीक है, तो we need NAM. नैम रिमेन्स रेलिवेंट। ऑल्सो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को एक नेचुरल लीडरशिप मिलती है नैम में। ठीक है, इंडिया का आइडिया था ये, इंडिया ने जन्म दिया है नैम को, तो वहां पर एक नेचुरल लीडरशिप है, एक ग्लोबल स्टेज है। और आज जब हमें इतनी जरूरत पड़ रही है अपने लिए एक वॉइस को मोबिलाइज करने की, सपोर्ट मोबिलाइज करने की, चाहे वो यूएन में परमानेंट, यूएनएससी में परमानेंट सीट हो, या और कोई आइडियाज हो, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ बोलना हो, तो उस चीज में वी कैन मोबिलाइज सपोर्ट थ्रू नैम। NAM is providing natural leadership to India. You must write this, right? So it remains relevant. नेक्स्ट, जब हम देखते हैं कि ब्रिक्स बनाई, क्वाड बनाई, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड के, यूएस ने क्वाड बनाई, चाइना का आइडिया था, चाइना या ये रशिया, इंडिया, साउथ America are the South Africa, sorry, South Africa are the part of BRICS. So this is not, these are not made for the developing world as the focus. The focus is on great power game. In groupings के चाइना अपने आप को डोमिनेट करता है ब्रिक्स में, यूएस अपने आप को डोमिनेट करता है क्वाड में। तो ये वही चल रहा है, पावर गेम ही चल रहा है, और ऐसे पावर गेम में नैम हमेशा रेलिवेंट होगा। बट उसके रेलेवेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें नैम 2.0 की जरूरत है, और हमें अलाइन करना पड़ेगा टू रियलिटीज ऑफ द न्यू जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर। उन्हीं आइडियल्स के साथ नहीं चल सकते हैं जो कोल्ड वॉर के टाइम थे। अब हमें अपनी जो एजेंडा है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वी हैव टू अलाइन देम टू द रियलिटीज ऑफ द changing geopolitical world order and start engaging constructively, not just for the sake कि बस मीटिंग होनी है और सब देश आपस में मिल लिए। कंस्ट्रक्टिवली एजेंडा बनाएं, फिर उस पर काम करें, सहमति, कंसेंसस डेवलप करें, सपोर्ट मोबिलाइज करें। तो नैम को एक रेजुविनेशन की जरूरत है। इन द सेम स्पिरिट कंक्लूजन में हम मोदी जी की वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो इन्होंने शंग्रीला डायलॉग में दी थी। ही सेड दैट व्हेन नेशंस stand on the side of principles and not behind one power or the other, they earn respect of the world. ठीक है, तो जब कोई भी देश प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा होता है rather than कि पावर ब्लॉक्स के साथ खड़ा होना, तो इट अर्न्स रिस्पेक्ट। पिछले आंसर में भी हमने कंक्लूजन में यही कहा था कि नैम इज द मोरल वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, ये बोला था ना, तो इसमें भी वही स्पिरिट हमें नजर आ रही है। तो यू कैन कंक्लूड विद ईदर ऑफ दिस, एंड दिस इज हाउ वी से दैट नैम रिमेन्स रेलेवेंट, और उसको हमें रिफॉर्म करना है ताकि वो उसकी रेलेवेंस बनी रहे। एंड वी हैव टू डिक्लाइन द आइडियाज कि NAM has lost its relevance, right? So in a systematic way we have addressed both the questions today. I hope आपने ये दोनों सवाल लिखे होंगे, and just match your approach कि आपने किस तरीके से डील किया था, आपका थीम क्या था इन आंसर्स में, किन आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप जस्टिफाई कर रहे थे या नेगेट कर रहे थे, एंड देन लेट अस नो कि हाउ फार योर अप्रोच इज गुड, हाउ फार योर अप्रोच इज राइट with respect to this question. तो आप लोग लिखते रहिए, we are towards the end of this course, and then there was this request ki can we extend it for 10 days more. See, the course module was created well in advance, and it feels happy when you say this that you want this course to go on more, but we'll come up with other courses, we'll come up with other things। जो PSI आ रहा है, हमारा मेन एजेंडा यही है कि इस ऑप्शनल के लिए आप लोगों की तैयारी अच्छी हो। तो इफ नॉट आंसर राइटिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी शिफ्टिंग टू प्रीलिम्स नाउ, तो हम आंसर राइटिंग के कोर्स को बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं। विल कंक्लूड इट एट 60 days, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 51 days, 9 days more to go, and but then stay tuned to this channel because we will be coming up with other courses on PSIR also. All the very best, keep writing. Thank you.